लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस न्यूज रूम में हम कई बड़ी अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। 1 घंटे का हमारा और आपका सफर, कई बड़ी अहम खबरें जिन पर कि इस 1 घंटे में न्यूज रूम लाइव में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यू ईयर की तैयारियों को लेकर, क्योंकि सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से न्यू ईयर का जश्न जो है वो मनाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर ट्रैफिक विभाग जो है सक्रिय रूप से काम कर रहा है और लगातार कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस, इस तरीके की एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो ट्रैफिक नियमों को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो या फिर कैफेज, क्लब्स जो भी रात भर खुले रहेंगे उनको लेकर भी लगातार एडवाइजरीज जो है वो जारी की गई हैं। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी पंजाब को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया है कि सुनवाई जो है वो होगी इस मामले को लेकर, क्योंकि डल्लेवाल की सेहत एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जहां पर लगातार 36वां दिन है आमरण अनशन का और सेहत जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर आदेश जो है उसका पालन सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो इस पर भी अगले 1 घंटे में चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल अगली खबर पर चर्चा करेंगे, जहां पर कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो नई नई नीतियां ला रही है, नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम्स लोगों के लिए ला रही है। पहले महिलाओं के लिए लाई गई, अब जो है पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक बड़ी स्कीम लाई गई है। हर महीने उन्हें 18,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब इस तरीके की योजनाएं इसीलिए लाई जा रही है क्योंकि 2025 कुछ ही दिन शेष बचे हैं, कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जो है वो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने हैं, जिसके तहत ये बड़ी स्कीम्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार ला रही है। तो बिल्कुल अब सीधा यूपी चलेंगे, जहां पर यूपी की बात होगी और आपको बता दें अगले 1 घंटे में इस पर भी चर्चा होगी, जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर पूरी तैयारियां हैं, जहां पर देश और दुनिया में हर किसी में उत्साह है, वहीं पर सरकार भी कोई कसर जो है तैयारियों में नहीं छोड़ रही। और आपको बता दें आज सीएम योगी जो है प्रयागराज फिर से जाएंगे, 5वां दौरा है और निरीक्षण जो है पूरी तैयारियों का किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिन शेष जो है वो महाकुंभ को लेकर बचे हैं और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आने की आशंका है। बिल्कुल, अब हम बात संभल हिंसा को लेकर भी करेंगे, क्योंकि इस पर जो सपा के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनका एक बयान इसमें सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो लोग मारे गए वो भी मुसलमान थे, समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते थे और अब उन्हीं पर कार्रवाइयां हो रही हैं। अब क्योंकि संभल मुद्दे को लेकर जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी रेड्स देखने को मिली, बिजली विभाग जो है और पुलिस टीम के साथ उनके घर पर पहुंचता है, रेड्स होती हैं, उन पर भी कई तरीके के आरोप यहाँ पर लगे हैं, उपद्रवियों को भड़काने के आरोप उन पर लगे हैं और कई तरीके की अन्य चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो है उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि समुदाय विशेष पर लगातार टारगेट ये योगी सरकार करती आ रही है। इसी बीच इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे 1 घंटे में। अब सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर कि न्यू ईयर को लेकर, जहां पर एक तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के कंधे पर अहम जिम्मेदारी, क्योंकि इस जिम्मेदारी के तहत जो है वो सभी लोगों को सेफली घर पहुंचाना है और सभी ये जो जश्न का माहौल है, इस जश्न के माहौल में कोई खलल ना पड़ जाए, इसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में न्यू ईयर को लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार है और हॉटस्पॉट जगहों पर संघन जांच अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। बताते कि हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जाएगी, वहीं पर नशे में वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस करने वाली है। तो बिल्कुल आज 31 दिसंबर है और रात को जश्न जो है वो न्यू ईयर का पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुलिस को लेकर अगर बात की जाए तो पूरी तैयारियां उनकी तरफ से कर दी गई है। पैनी नजर जो है वो लोगों पर रात को रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रात का जो न्यू ईयर की अगर बात की जाए ईव होने वाली है और पूरा जश्न भरा देश जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तैयारियां सिक्योरिटी के हवाले से है, कोई शराब पीकर जो गाड़ी चलाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पूरी नजर है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, तो पुलिस पहले से ही सतर्क है, पूरी तैयारियां जो है पुलिस की तरफ से कर ली गई है। ना ही सिर्फ दिल्ली की बात की जाए बल्कि पूरे देश भर में जगह जगह यहाँ पर जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जो है पूरे तरीके से जारी हो गई है। न्यू ईयर पर पुलिस तैयार है और दिल्ली में न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन जो है वो होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस ने नजर रखी हुई है। बिल्कुल, न्यू ईयर पर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी।
किसी भी गाड़ी हाउस को मंडी हाउस या बंगाली मार्केट और अन्य चौराहों और कन्नॉट प्लेस क्षेत्र से जो है आने जाने की अनुमति नहीं होगी। बिल्कुल, केवल वैलिड पास वाली गाड़ियों के लिए ये रास्ते जो है वो खुले रहेंगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और हौज खास न्यू ईयर पर जश्न मनाने के लिए लोगों की पहली पसंद है और इस पर खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, इलाकों के आसपास ट्रैफिक की खास व्यवस्था भी जो है वो देखने को मिलेगी। करीब 2500 ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनाती है, यानी 2500 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। तो बिल्कुल न्यू ईयर पर पुलिस बल बिल्कुल यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार न्यू ईयर पर पुलिस तैयार है और बिल्कुल यहाँ पर नजर रखने के लिए 250 टीमें जो है वो बनाई गई है, जो पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर खड़ी रहेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर कैनॉट प्लेस में 11 सीएपीएफ कंपनियां जो हैं वो तैनात की जाएंगी। 40 मोटरसाइकिल गश्ती टीम और पैदल गश्ती दलों की भी तैनाती की जाएगी। मतलब पैदल भी चेकिंग होगी और मोटरसाइकिल पर भी पुलिस वाले तैनात होंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि न्यू ईयर को लेकर जिस तरीके से सभी अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, तो ये ट्रैफिक एडवाइजरी आपके सामने है। लेकिन हमारे साथ दिल्ली से ताबिश कमाल भी ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का माहौल और किस तरीके की तैयारियां दिल्ली में की जा रही है। ताबिश, बताइएगा किस तरीके की तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के कंधे पर अहम जिम्मेदारी भी है। सभी को सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किस तरीके से सभी इंतजाम, सभी तैयारियां खास तौर पर दिल्ली में की गई हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि दिल्ली में चूंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है और आज कई बड़े 5 स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और कई जगहों पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं नए साल के मौके पर, और ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लगभग 250 जगह पर चेकिंग स्पॉट्स पॉइंट बनाए गए हैं और खास तौर से दिल्ली के बॉर्डर एरियाज पर कड़ी नजर रखी जाएगी, बॉर्डर से इस तरह का कोई आवागमन ना हो। उसके अलावा दिल्ली में ऐसे इलाके जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर के नए साल का जश्न मनाते हैं, वहां भी दिल्ली पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हालांकि जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था और उससे पिछले साल लगातार 2 साल से हम देखते आ रहे हैं कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली के अंदर मुस्तैद नजर आती हैं, किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी जाती है और खासतौर से उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा इंडिया गेट के आसपास भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो जाते हैं नए साल को मनाने के लिए। उसके अलावा दिल्ली का हौज खास इलाका है जहां पर कई रेस्टोरेंट और बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, तो यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हीं जगहों के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी दी गई है, किसी तरह का कोई हुड़दंग ना हो, शराब पीकर के गाड़ी ना चलाई जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स और क्लब्स की बात की जाए, उनकी क्या कुछ एडवाइजरी है? क्योंकि कुछ एक एरियाज में, अगर कुछ स्टेट्स में बात की जाए तो 24/7 होटल रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। दिल्ली में किस तरीके से रहने वाली? देखिए, ये पहले से ही तमाम जो है होटल और रेस्टोरेंट्स हैं उनको पहले से ही इस बात के लिए बता दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। और खास तौर पे देखिए, इन 2-3 दिनों में 2-3 डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट एक्टिव रहता है, किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो, क्योंकि लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़ी तादाद में सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद किया जाता है, चेकिंग पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते हैं। खास तौर से ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है कि जो हुड़दंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा है कि युवा बाइक लेकर के दिल्ली की सड़कों पर निकल जाते हैं और अक्सर इस तरह की रील्स वायरल होती हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो ऐसे में ये तमाम इंतजाम आज दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं और हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसी आज मुस्तैद रहेंगी कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी आ जाते हैं, एनसीआर के लोग पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से रात में जहां एक तरफ तो ट्रैफिक पुलिस इन तमाम इंतजामों में लगी रहती है, दूसरी तरफ जाम की बड़ी समस्या रात के समय में देखने के लिए मिलती है। तो तमाम जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी होंगी आज रात के लिए दिल्ली पुलिस के लिए, और इससे निपटने के लिए कई इंतजाम भी किए गए हैं और इसीलिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। बिल्कुल ताबिश, जहां पर कुछ हॉटस्पॉट्स के नाम सामने आए हैं, कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर कि एक तरफ जाम की स्थिति हो जाती है, ट्रैफिक पुलिस काम करेगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और भी जो शरारती तत्व हैं वो भी सड़कों पर आकर हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। उन पर किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिलेगी और उनको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम है? से पिछले 2 बार से लगातार हमने देखा है कि सुरक्षा एजेंसियां खासा मुस्तैद रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए
26 जनवरी को लेकर के पहले से ही कई जगहों पर एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। तो ऐसे में ये भी चुनौती रहती है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां दिल्ली में चल रही होती हैं, कई आयोजन हो रहे होते हैं और राजपथ पर बड़ी तैयारी होती है। तो ऐसे में इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जाने के लिए आपको राजपथ वाला रूट अगर लेना है तो वहां पर खास इंतजाम किए जाते हैं। तो ये कोशिश रहती है दिल्ली पुलिस की, किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, कोई हुड़दंग ना हो। उसके अलावा अगर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जिनको परमिशन दी गई है, जिन होटल और रेस्टोरेंट्स को, वो परमिशन के साथ उन गाइडलाइन को फॉलो करें जिन गाइडलाइन के तहत परमिशन दी गई है। आप न्यू ईयर ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज न्यू ईयर का जश्न पूरे देश भर में मनाया जाएगा और ट्रैफिक एडवाइजरी भी हर जगह जारी कर दी गई है। होटल रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो उनको लेकर भी एडवाइजरी प्रॉपरली जारी की गई है ताकि हुड़दंग या जो लोग नशे करके बाहर निकलते हैं तो ये साफ तौर पर सतर्क हो जाए कि कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद सीधा आगे बढ़ते हैं जहां पर किसान आंदोलन को लेकर यूपी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल आपको बता दें वहां पर भी देश में जो है पूरे तरीके से पुलिस तैनात की गई है। हर एक स्टेट की अगर बात की जाए, हर एक राज्य में फिलहाल अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी हुड़दंग जो है वो ना मचा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर जश्न को लेकर अगर बात की जाए तो प्रॉपरली ट्रैफिक की एडवाइजरी, ट्रैफिक का प्लान जो है वो बनाया गया है ताकि जाम की स्थिति जो है वो रात को ना बने। हर जगह से लोग जो है बाहर निकलेंगे। जहां क्लब्स, रेस्टोरेंट्स की अगर बात की जाए तो जश्न जो है लोग मनाएंगे, फायर क्रैकर्स जो है वो पटाखे फोड़ते हुए नजर आएंगे। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फायर एंड इमरजेंसी की टीम हो, हर एक को जो है सतर्क कर दिया गया है। दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। जहां यूपी की भी अगर बात की जाए तो डीजीपी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और प्रॉपर वहां पर चेकिंग के लिए एडवाइजरी जारी की। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जो है वो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। डीजीपी के आदेश पर ये अहम अभियान चलाया गया है क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन काम करती नजर आ रही है। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद की इस मीटिंग के बाद ये अहम दिशा निर्देश जो है वो सभी पुलिस कर्मियों को जारी कर दिए गए हैं। खास तौर पर जो सभी इलाके हैं जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुदृढ़ करना है। हमारे साथ रजा अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधे उत्तर प्रदेश से। रजा, बताइएगा किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी काफी लोग अपने घरों के बाहर निकलेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। किस तरीके से पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग, सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि निर्देश दिया है कि इस तरीके से शूटिंग होनी चाहिए क्योंकि खासतौर पे अल्कोहल ड्रिंक करके लोग ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, अपने आप से नहीं रहते हैं, नशा करते हैं, जिसकी वजह से तमाम 5 स्टार होटल से रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। उसके बाद उनको निर्देश दिया है कि किस तरह की एक्टिविटीज होटल। तो बिल्कुल यहाँ पर तैयारियां जो है वो न्यू ईयर को लेकर पूरी है, जहां पर चेकिंग रात को की जाएगी और जो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे उन पर भी कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। तो पूरे तरीके से तैयारियां जो है 31 दिसंबर और न्यू ईयर के ईव के लिए कर ली गई है। जहां लोग जश्न मनाने के लिए तैयार है तो पुलिस भी सड़कों पर तैनात है ताकि किसी तरीके का हुड़दंग जो है वो ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर रात को ये देखने को मिलता है कि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो इस पे खास तौर पर प्रशासन जो है वो ध्यान दे रहा है। रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। निसार तस्वीरें सामने साफ तौर से दिखा रहे हैं जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और रात को सभी लोग बाहर निकलेंगे, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, अलग अलग तरीके से न्यू ईयर का जश्न मनाएंगे। लेकिन उसी दूसरी तरफ जो है वो पुलिस प्रशासन काम कर रही है। आगे बढ़ जाएंगे जहां पर किसान नेता डल्लेवाल के अनशन के आज 36वां दिन है। तो आपको बता दें कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए प्रशासन नाकाम साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर का भर्ती करवाने का यह समय दिया था, लेकिन आज फिर से सुप्रीम कोर्ट के
इस हवाले से सुनवाई जो है वो देखने को तो मिली। बिल्कुल यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार एक तरफ उनकी मांगों को लेकर बवाल है तो दूसरी तरफ डल्लेवाल की सेहत एक बड़ा सवाल बनी हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि 31 दिसंबर तक भर्ती जो है वो करवाया जाए और अभी तक जो है प्रशासन इस चीज में कामयाब नहीं हुआ, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुनवाई जो है इसको लेकर होगी। किसान नेता डल्लेवाल की अगर बात की जाए तो 36वां दिन है अनशन का और लगातार अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं और 31 दिसंबर का भर्ती कराने का समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पहले भी जो है ट्रीटमेंट के लिए कहा गया, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया, लेकिन डल्लेवाल ने यहाँ पर किसी की नहीं मानी और वो लगातार अपने आमरण अनशन पर बने हुए हैं, जहां पर उनकी सेहत को लेकर अगर बात की जाए उनकी इम्यूनिटी सिस्टम की रिपोर्ट जो है वो खराब आई, उसके बाद बीपी जो है उनका लो हुआ और इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स जब मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि डल्लेवाल की सेहत पर सवाल ना खड़ा हो, जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद 31 दिसंबर यानी आज तक का समय दिया गया था और इसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो नाकामयाब रहा। अब सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज सुनवाई होगी और किसान नेता डल्लेवाल की अनशन का आज 36वां दिन सामने आया है और लगातार उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ती नजर आ रही है। डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए प्रशासन सीधे तौर पर नाकाम साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था कि डल्लेवाल को यहां पर अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, लेकिन डल्लेवाल ने साफ इनकार कर दिया है। उनकी जो अनशन है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी जो तबीयत है वो भी लगातार खराब हो रही है। पंजाब सरकार उनको अस्पताल में शिफ्ट नहीं कर पाई है और कहीं ना कहीं किसान जहां पर एक तरफ टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे, किसान नेता डल्लेवाल लगातार अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ सरकार भी इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। 13 सूत्रीय मांगे लेकर ये किसान जो है वो पिछले लगभग 11 महीनों से जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी इनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच में पंजाब के प्रमुख सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना का केस चल सकता है, ये भी खबरें सामने आई हैं और डल्लेवाल की सेहत को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि इन किसानों की तबीयत भी खराब ना हो, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी अड़े रहे। वहीं पर बता दें कि खनौरी बॉर्डर के आसपास पंजाब पुलिस ने सुरक्षा घेरे को मजबूत कर दिया है, जहां पर पंजाब सरकार का और पंजाब के अंदर जो विधायक बैठे हैं उनकी एक बात सामने आई थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि किसान नेताओं के साथ और किसान का जो अनशन है उनके साथ है। वहीं पर आपको बता दें कि डल्लेवाल सेहत पर कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में मामले में होगी सुनवाई। बता दें कि आमरण अनशन आज 36वें दिन भी लगातार जारी है। पंजाब सरकार उनको अस्पताल में शिफ्ट नहीं कर पाई है, जिसको लेकर आज ये सुनवाई होनी है। बिल्कुल, डल्लेवाल की सेहत को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर डल्लेवाल की सेहत भी अब एक मुद्दा किसान आंदोलन के साथ बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर देर रात आपको बताए कि इस बात को भी देखने को मिला कि किसान जो है लगातार सिक्योरिटी जब वहां पर पहुंची तो वो पूरी रात जागे हुए थे, इस चीज को देखते हुए कि डल्लेवाल को जो है कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, क्योंकि कल का दिन यानी 31 दिसंबर उनके लिए अहम था जो आज है। तो वहां देर रात ये पूरा दृश्य देखने को मिला है। फिलहाल पंजाब के प्रमुख सचिव और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो सकती है। बिल्कुल, उनके खिलाफ अवमानना का केस देखने को मिल सकता है। पंजाब के अधिकारियों पर कई तरीके के केसेस देखने को मिल सकते हैं। खनौरी बॉर्डर के आसपास पंजाब पुलिस ने सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है, लेकिन किसान भी पूरे तरीके से तैनात है, आंखें जो है वो मूंदी नहीं है और डल्लेवाल को लेकर हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, लेकिन कोई भी मेडिकल फैसिलिटी डल्लेवाल नहीं लेने को तैयार है। पंजाब सरकार की नेता जो है वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था डल्लेवाल से कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ले लिया जाए। और पंजाब के ब्यूरो चीफ नवदीप छापड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवदीप, बताइएगा, डल्लेवाल की सेहत एक अलग मुद्दा बन रहा है और अब किसानों का आंदोलन तो तूल वैसे ही पकड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज 36वां दिन है डल्लेवाल के अनशन को लेकर और जाहिर सी बात है कि 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी तो पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के अधिकारी को खास तौर पर निर्देश दिए गए थे कि डल्लेवाल को किसी भी तरह से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया जाए, क्योंकि उनकी जान देश के लिए कीमती है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अगर डल्लेवाल को मोर्चे पर कुछ भी हो जाता है
तो इससे पंजाब का माहौल, पंजाब की शांति भंग होने का खतरा है। तो आज इस मामले को लेकर डेडलाइन है, 31 दिसंबर का वक्त दिया गया था, लेकिन कल भी हमने देखा कि कई अधिकारी खनौरी मोर्चे पर पहुंचे थे, डल्लेवाल से बातचीत करने का बार बार प्रयास किया गया, लेकिन वो वार्ता कहीं ना कहीं विफल रही। डल्लेवाल और जो वहां पर किसान बैठे हैं वो नहीं चाहते कि डल्लेवाल को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि डल्लेवाल खुद मना कर चुके हैं कि वो किसी भी तरह की मेडिकल सहायता नहीं लेंगे जी। तो अब सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि डल्लेवाल को कैसे मनाया जाए, क्योंकि वो जाने को तैयार नहीं, और अगर बल का प्रयोग वहां पर किया जाता है तो पंजाब के अंदर माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि किसान जो है। लेकिन नवदीप, यहाँ पर एक और बात सामने आई थी कि डल्लेवाल को जब बार बार कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इलाज ले लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको देना जरूरी है, रिपोर्ट्स खराब आई है, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। तो अब क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगी, दोनों देखना होगा, दोनों पक्षों को देखना होगा, क्योंकि डल्लेवाल ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। देखिए, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका मानना है कि अगर वो इस वक्त वो बैकफुट पर आते हैं तो इतना लंबा जो आंदोलन है उसका कोई प्रभाव नहीं बचेगा और किसानों का हौसला भी टूटेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो एक कन्फर्म कर चुका है कि वो आमरण अनशन तक तब तक बैठा है जब तक मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे, और वो ठीक है नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब सीधे आपको दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ले चलेंगे, जहां पर कि गौरव भाटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकार में कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such expos. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down immediately. But nothing has been done. So I want to first of all also highlight the real character and anti-children attitude of the Papi Aap, Arvind Kejriwal and Atishi Marlena. It raises three very vital issues. Why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena involving our innocent children and violating their dignity, which is their fundamental right, by these campaigns? Is he unsure? Is Arvind Kejriwal aware that he is losing the Delhi elections? Second, why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena violating the Constitution of India, Article 21, which guarantees personal liberty, dignity to our children? Why is he violating the Juvenile Justice Act? The laws of the country have no meaning for a chief minister, Atishi Marlena, who was sworn
by the Constitution to protect and preserve it. And third is a question that the citizenry of our country and Delhi is asking. They're asking, why are you playing with young and impressionable minds, and why are they being pushed towards cheap and dirty politics of the Aam Aadmi Party? And it is our duty to insulate these young and impressionable minds from the cheap, dirty and petty politics of the Aam Aadmi Party. तो चलिए आप सीधे दिल्ली से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रहे थे। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर कि बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर अब सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार छात्र हित में काम नहीं कर पा रही है, तेजस्वी यादव के शब्द यहाँ पर हैं। प्रशांत किशोर पर भी तेजस्वी ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। तो बिल्कुल ये बीपीएससी के छात्रों के मुद्दे को अगर बात की जाए तो कल बिहार बंद जो है वो किया गया था, क्योंकि इससे एक दिन पहले ये देखने को मिला कि पुलिस द्वारा इन बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। वाटर कैनन के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की बौछारें जो है इन पर मारी गई, और यहाँ पर परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन जो है वो तेज हो चुका है। लेकिन एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ सियासत जो है वो तेज हो रही है। सियासत इस तरीके से तेज हो रही है कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर सरकार पर इस चीज का एलिगेशन लगा रहे हैं कि सरकार छात्र के हित में काम नहीं कर पा रही है, ना काम करना चाहती है। और तो और तेजस्वी यादव का यह भी कहना था कि ये जो लाठीचार्ज वगैरह सब कुछ हुआ है ये नीतीश सरकार ने ही करवाया है। तो इस तरह के एलिगेशंस जो है अब लगाए जा रहे हैं, और आरजेडी नेता तेजस्वी ने लगातार एक तरफ प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए नीतीश सरकार पर तो उन पर भी निशाना साधा है, और बीपीएससी के छात्रों के भविष्य का पूरा जिम्मेदार जो है वो सरकार को ठहराया है। फिलहाल यहाँ पर कल जो है बिहार बंद देखने को मिला, लेकिन पटना में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और ये तस्वीरें वो है जब बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया। कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर बच्चों ने कहा कि हमारा कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है, हम अपनी मांगों को लेकर, अपनी भविष्य को लेकर आगे बात रख रहे हैं। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं बिहार से, हमारे संवाददाता। अमित बताइएगा, लगातार ये बीपीएससी छात्रों की अगर बात की जाए, एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ सियासी बवाल, ये जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, ये कहा जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो आंदोलन था, जो हड़ताल था, जो उनकी मांगे थी, जो धरना था, अब ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। और इस बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों पर 2 बार लाठीचार्ज की घटना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी घायल हुए हैं, और इस घटना को अब बिहार सरकार गंभीरता से ले रही है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर थे और कल देर रात दिल्ली से पटना लौटे हैं, और इस बीच जो बात सामने आ रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री को पल पल के घटना की जानकारी दी जा रही थी। और इस बीच बीते कल यानी कि सोमवार को बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो बिहार के मुख्य सचिव से अपनी मांगों को लेकर, बातों को लेकर, बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुख्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई है। इस बीच जो प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने ये कहा कि काफी सकारात्मक बात हुई है। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर री एग्जाम यानी कि बीपीएससी की जो 70वीं पीटी परीक्षा हुई थी उसके री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार, आज देखिए साल का अंतिम दिन है और कड़ाके की ठंड है पटना में। देखिए, हम बताते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच ठंड के बीच भी जो है बीपीएससी अभ्यर्थी जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इस बीच जो बात सामने आ रही है, तो चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली प्रवास के बाद बिहार पटना पहुंचे हैं, तो ऐसी बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर गंभीर और उनके हित में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। अमित, यहाँ पर आरजेडी नेता जो है तेजस्वी यादव, वो साफ तौर से
सरकार के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छात्रों के हित में कोई भी काम सरकार नहीं कर पाई है और उनके भविष्य के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है, लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, वाटर कैनन से जिस तरीके से उन्हें यहाँ पर किया जा रहा है, जो भी एक्शन उन अभ्यर्थियों के खिलाफ लिया जा रहा है, तो कोई भी चीज अगर हो जाती है सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार जो है वो उसके लिए जिम्मेदार होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मामला जो है निश्चित अब चूंकि राजनीतिक रूप ले चुका है, तो तमाम ओर से जो है वाद विवाद, जो बयानबाजी होता है, वो भी कहीं पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ कर बयानबाजी हो रही है। प्रशांत किशोर है, जन स्वराज के प्रमुख हैं, तेजस्वी यादव है, राजद सुप्रीमो के तौर पर अब जाने जा रहे हैं, लालू प्रसाद के सुपुत्र हैं, तो कुछ ऐसे नाम है, पप्पू यादव है, बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं और सब ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के सबसे बड़े हितकर है। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज हुई और परीक्षार्थियों को बीच मझधार में छोड़कर ये सारे जनप्रतिनिधि गायब हो गए, भाग गए एक तरह से कहा जाए, और परीक्षार्थियों जो बीपीएससी के अभ्यर्थी इन पर जो लाठीचार्ज हो रही थी तो वो निहत्थे थे। और बिल्कुल, तो अब ये बात सामने आ रही है यहाँ पर कल राज्यपाल से अभ्यर्थियों की मुलाकात भी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि ये लाठीचार्ज और ये पानी की बौछारें जो वाटर कैनन के थ्रू करवाई गई, ये नीति सरकार ने करवाई है, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये दोनों जो पक्ष है, दोनों एंगल्स देखे तो ये कहां की ओर जा रहा है? देखिए, लाठीचार्ज की जो बात है, तो जो जिला प्रशासन है उनके तरफ से ये बात कहा गया कि अभ्यर्थी आपे से बाहर हो गए थे, लाठीचार्ज के अलावे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, तो कांग्रेस और लेफ्ट के जो विधायक है वो आज राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन मार्च करने के बाद इस बात से राज्यपाल को अवगत कराएंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है उनकी मांग को पूरी की जाए। लेकिन देखिए, जहां एक और जिस समय परसों की बात है कि जब जिस समय अभ्यर्थियों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रही थी, तो जितने भी जनप्रतिनिधि आज बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं, वो सारे जनप्रतिनिधि उस समय नदारद थे। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अमित कुमार लगातार अपडेट कर रहे थे किस तरीके से बीपीएससी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सड़कों पर उतर आए हैं और इसी बीच में लगातार सरकार जो है और पुलिस प्रशासन उन पर जो है यहाँ पर लाठीचार्ज करती नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथों पर सम्मान योजना निकाली गई है। पुजारी और ग्रंथियों को अब 18,000 रुपए महीना केजरीवाल सरकार की तरफ से मिलेंगे। बता दें कि आज इस योजना का शुभारंभ होने वाला है और आम आदमी पार्टी की घोषणा हवा हवाई है। ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सामने रख रही है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लगातार इस स्कीम पर भी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पर केजरीवाल की अगर बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो एक और योजना का आज शुभारंभ किया जाएगा, लेकिन ये योजना भी कहीं ना कहीं सियासी बवाल में ढलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले महिला सम्मान योजना की बात की जाए या फिर संजीवनी योजना की बात की जाए, तो दोनों में सियासी बवाल जो है पहले भी देखने को मिला, जहां पर केजरीवाल को फर्जीवाल कहा गया और स्कीम को फर्जीवाड़ा कहा गया। तो दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी के वादे, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के बड़े वादे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने 5 बड़े ऐलान इन चुनावों के चलते किए हैं। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, पेंशन स्कीम, साफ पानी, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी। बिल्कुल, तो ये तमाम वो स्कीम्स है जो कि दिल्ली आम आदमी पार्टी कर रही है। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति महीना महिलाओं को मिलेगा। संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री इलाज मिलेगा। तो बिल्कुल, दिल्ली में बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम भी लाई गई है, जिसके तहत बुजुर्गों के खाते में पेंशन जाएगी। दिल्ली वासियों को 24 घंटे साफ पानी मिलेगा। तो बिल्कुल, पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी का ऐलान कर दिया गया है। 18,000 रुपए प्रति महीना उनके खाते में जाएंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते बड़े ऐलान आम आदमी पार्टी लगातार करती आ रही है और इसी को लेकर अब एक और बड़ी स्कीम पुजारियों और ग्रंथियों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 18,000 रुपए प्रति महीना मिला है। करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को
हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम, इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। देखिए, पहले तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि ना तो वो हमारे प्रिय हैं, ना हमारा उनसे दिल्ली को चुनाव को लेकर के कभी गठबंधन हुआ, ना कभी गठबंधन होगा। इंडिया अलायंस बना था, लोकसभा चुनाव को लेकर के बना था, बीजेपी की केंद्र की सरकार के खिलाफ बना था, उसमें जरूर वो हमारे साथ आए थे। लेकिन ये पहले ही तय था कि क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के मुद्दों पे, इनकी गलत नीतियों के विरोध में है, जिस प्रकार से अब ये कर रहे हैं, चुनाव सर पे है, अब ये रोज नई नई जो है झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। जनता इनसे सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि आप तो 10 साल शासन में थे, आपको किसने रोका था मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने के लिए, या उनको जो भी आप महीने का देना चाहते हैं उनको सम्मान राशि, इन्हीं 5 सालों में आपको किसने रोका? और अभी तो अब आप चुनाव के बाद जीत के आ नहीं रहे हैं, तो आप किस आधार पर घोषणा कर रहे हैं? दूसरी तरफ इनकी हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, मौलानाओं को 17 महीने से उनके 18,000 रुपए उनको तो दे नहीं पा रहे हैं जिनको आप दे रहे थे। वो आपके दर दर जो है ठोकरे खा रहे हैं, आपके घर चक्कर काट रहे हैं। आप उनको मिलने का समय आपने शनिवार को दिया, आप बुला करके उनसे नहीं मिल रहे हैं, उनको 17 महीने से उनको नहीं आप पैसा दे रहे हैं। तो आप नए जो है जो पुजारी और उनको ग्रंथियों किस आधार पे आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं? तो इनके जो है दांत दिखाने के और खाने के और हैं। जनता जान रही है, सब देख रही है कि अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। कई महिलाओं को सम्मान के नाम पे उनको अपमान कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से कि भी हम दिल्ली में 1,000 रुपए देंगे, 2,100 रुपए देंगे, जनता वही माताएं बहनें अब सब जागरूक हैं। सब लोग देख रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि यही घोषणा इन्होंने 2 साल पहले पंजाब में की थी। आज तक 1 रुपया वहां किसी महिला को नहीं दिया है। यही घोषणा इन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी कि हम दिल्ली में हर महिला को 1,000 रुपए देंगे। बताइए 6 महीने बीत गए, आपकी सरकार में क्यों नहीं दिया आपने? तब क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराया? अब चुनाव सर पे है, आप ही का विभाग कहता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन सरकारी लेवल पे हो नहीं रहा है। विधायक आपके जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो घूम करके कैंप लगा के लोगों को लाइनों में लगा रहे हैं। तो इस तरह का धोखा देने का काम अब जनता इनकी 10 सालों से शैली देख चुकी है। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। हार की बौखलाहट है, हार की घबराहट है, और इसीलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से नई स्कीम यानी कि पुजारी और ग्रंथियों के सम्मान की योजना जो है वो लाई गई है। 18,000 रुपए पर मंथ जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है, जो इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और हमारा गठबंधन हुआ था वो एक बहुत बड़ी भूल थी और हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। तो यहाँ पर साफ तौर पर सियासत किस तरीके से जा रही है ये देखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले लगातार आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजना लोगों के लिए ला रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर एक और अहम खबर जो है सामने आ रही है। यहां पर यूपी को लेकर बात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा है और आपको बता दें महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जायजा जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारियां जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर पूरे तरीके से तैयारियां कर ली गई है। 5वां दौरा जो है ये प्रयागराज का होगा, जहां पर निरीक्षण जो है पूरी तैयारियों का किया जाएगा, चाहे वो टिकट को लेकर हो, वहां के पंडालों को लेकर हो, वहां के शाही स्नान को लेकर हो, या फिर संगम स्नान को लेकर हो। हर किसी की तैयारियों का पुख्ता इंतजाम हो, श्रद्धालुओं को या साधु संतों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पूरा निरीक्षण जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि महाकुंभ की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जायजा लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है।
और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सड़कों पर उतरकर खुद सभी तैयारियों को देख रहे हैं, सभी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा देखने को मिलेगा। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और खास तौर पर बायो सीएनजी प्लांट का भी इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा। महाकुंभ को भव्य तरीके से जो बनाने की तैयारी है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जुट चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या फिर सभी तरीके की तैयारियां हो, पानी बिजली पानी की व्यवस्था हो, तमाम चीजों को लेकर जो है वो अपडेट किया जा रहा है। तो हमारे साथ प्रयागराज से लाइव गौरव पांडे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें भी देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से भव्य तैयारियां की गई हैं। गौरव, पहले बताइएगा किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई है महाकुंभ को लेकर, और अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरीके से लोग वहां मौजूद है, प्रशासन लगातार काम पर जुट चुका है। रूपाली, देखिए, महाकुंभ के मेले की शुरुआत होने में अब से बस कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। आज से कुछ घंटों के बाद 2025 शुरू हो जाएगा और 2025 में महाकुंभ ऐतिहासिक रूप से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। मैं इस वक्त एरावत घाट के बिल्कुल नजदीक हूं, जहां पर अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आएंगे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है साफ तौर पे। वहीं जहां पर आप साफ तौर पे जेसीबी देख रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है और वो एरावत घाट का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ उससे तकरीबन 200 मीटर पहले ये सभी श्रद्धालु, देखिए, सभी श्रद्धालु आ चुके हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। और उत्तर प्रदेश का महाकुंभ इस बार भव्य दिव्य अलौकिक बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते। साधु, महात्मा, संत और ये पूरा मेला एक लंबे समय तक चलेगा और इस मेले में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसको देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लगातार पुलिस को भी चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जगहों पर लगभग सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये पूरा प्रांगण। पूरी तरीके से महाकुंभ का पूरा प्रांगण एक कमांडिंग सेंटर रूम बनाया गया है। हर खंबे पर आपको इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे, जहां से कमांडिंग सेंटर कंट्रोल रूम से बैठ करके ये निगरानी की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया है, जहां पर यह देखा जाएगा कि किसी प्रकार की अगर कोई अनहोनी होती है तो किस तरीके से उन्हें तत्काल रूप से इलाज मुहैया कराया जा सके। रूपाली, साफ तौर पे देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और वो सामने की ओर संगम है जहां पर ध्वजा लहरा रही है। बिल्कुल सामने की ओर यहां से नाविक बैठा करके वहां तक जाएंगे और वहीं पर स्नान होगा, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का संगम एक स्थान पर, और वो साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगा उस जगह पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी प्रकार की कोई बिल्कुल गौरव, यहाँ पर साधु संतों के शाही स्नान को लेकर बात हो या फिर आम जो श्रद्धालु यहाँ पर होंगे उनको किस तरीके से जो उनका डाइवर्जन है वो किया गया है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साधु संतों का अलग जमावड़ा होगा और श्रद्धालुओं की भीड़ अलग होगी। बिल्कुल, मैं फिलहाल चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया आने वाले हैं इसलिए वो पूरा स्थान बैरिकेड कर दिया गया है। उस तरफ शाही स्थान से आने वाले जो संत, महात्मा, बाबा होंगे वो उस तरफ से आएंगे, लेकिन आमतौर पर जो पार्किंग बनाई गई है वो प्रयागराज में तकरीबन 40 किलोमीटर पहले पार्किंग है। कोई गाड़ी बिना पास के एंट्री नहीं कर सकेगी। साथ ही साथ जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तकरीबन 13 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक वीआईपी मूवमेंट्स पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और साथ ही साथ चूंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं तो चाक चौबंद व्यवस्था है। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरीके से हैंडओवर कर लिया है, एनएसजी कमांडोज भी आ चुके हैं, एसपीजी की सुरक्षा भी लग चुकी है। ये वो घाट है जहां पर शाही स्नान होगा, हालांकि उसका रास्ता बिल्कुल अलग है। पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल पीछे की तरफ दी गई है। ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो है भीड़ ना बढ़े। लेकिन रूपाली, मैं साफ तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या नजारा है इस वक्त महाकुंभ का। अभी से श्रद्धालुओं का आने की भीड़ शुरू हो चुकी है, जबकि अभी कुंभ के मेले में अब से कुछ घंटे के बाद 2025 शुरू हो जाएगा। बिल्कुल गौरव, यहाँ पर एक और सवाल है, कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, पुलिस प्रशासन के लिए भी, क्योंकि अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोग आ सकते हैं वहां पर।
बिल्कुल, देखिए 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की बात कही जा रही है और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 2019 का अपना ही रिकॉर्ड महाकुंभ तोड़ेगा इस बार और ये ऐतिहासिक रूप से दर्ज होगा जब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को वो सभी व्यवस्थाएं मिलेंगी। चूंकि यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय भी बनाया गया है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया सीसीटीवी कैमरे से लैस है पूरा महाकुंभ। कमांडिंग सेंटर रूम बना हुआ है, महिला पुलिस हो, पुरुष साथी हो, जितने भी सिपाही हो, एनएसजी के साथ एसपीजी के सभी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है कहीं पर भी। साथ ही साथ एक और व्यवस्था भी की गई है, चूंकि जो नाव के माध्यम से महाकुंभ यानी कि संगम के घाट तक जाएंगे स्नान करने के लिए, उनके लिए भी पानी में भी पुलिस तैनात रहेगी, यानी कि जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो भी दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई कोरकसर न रह जाए इसका ध्यान रखा जा रहा है। कुछ देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन और आगमन से पहले वो सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया का साफ तौर पे कहना है कि किसी प्रकार की कोई कोरकसर न रह पाए। मैं और घाट के करीब आपको जाकर के दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वो घाट है और पुलिस भी पूरी तरीके से व्यवस्थित हो चुकी है, कोई कमी ना रहे इसको देखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। रूपाली, इस बार का महाकुंभ गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आपने प्रयागराज से देखी जहां पर महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं और अभी से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और वो खुद वहां पर पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा लेंगे और अलग अलग चीजों का निरीक्षण भी किया जाएगा। बायो सीएनजी प्लांट का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और सभी तरीके की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं वो पूरी होंगी और अभी फिलहाल 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु, साधु संत, साध्वियां और कई लोग यहां पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे, बात संबल मुद्दे को लेकर होगी क्योंकि संबल हिंसा लगातार गरमा रही है और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों की हत्या हुई है और हम ही लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि सांसद बर्क पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। अब इस कार्रवाई के बाद उनका खुद का बयान सामने आया है। पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छिपा रही है। ये तमाम वो बातें सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि सपा का डेलीगेशन संबल पहुंचने का जो प्रयास है वो कर रहा था और इस बीच में सरकार ने उसको रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी भी यहां पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस बीच में पुलिस प्रशासन की नाकामी साबित हो रही है और इन तमाम चीजों को छुपाने के लिए सरकार जो है वो मुस्लिम पक्ष यानी कि समुदाय विशेष के लोगों पर टारगेट करती नजर आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार संबल हिंसा का विवाद भी सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर एक के बाद एक गिरफ्तारी जो है वो हो रही है और यहाँ पर लगातार अगर संबल हिंसा को लेकर बात की जाए तो फिलहाल जियाउर रहमान का क्या कुछ कहना है वो भी आपने देखा। पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया है अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कहीं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया, तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? तो जहां पर आप जियाउर रहमान को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि संभल में जो हिंसा हुई है उस पर एक समुदाय विशेष यानी कि उन्हीं के पक्ष के लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मौत भी उन्हीं कुछ लोगों की हुई है। तो फिलहाल के लिए इस न्यूज रूम लाइव में मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।